हेलो दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं स्टेनो का पेपर सॉल्व और इस स्टेनो के पेपर में सॉल्व करेंगे हम जनरल हिंदी। और जनरल हिंदी में भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न बताने वाली हूँ जो कि अगर आप समझ विकसित रखते हैं तो देखो, जनरल हिंदी का ये पेपर होएगा और स्टेनो का ये पेपर है। और इस पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ आ सकते हैं। बहुत ही सरल पेपर होता है। अगर आप थोड़ी समझ विकसित रखते हैं तो आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर मैं कार्यालय पत्र से विशेष रूप से संदर्भित मैंने क्वेश्चन को भी कलेक्ट किया है और उसको समझाने के लिए कंटेंट भी मैंने ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो लिया है कि कार्यालय पत्र होते क्या हैं, एक्चुअल में उनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट होता क्या है, कैसे लिखा जाता है। तो चलते हैं इस पीपीटी के माध्यम से। मैं देखो आपको संधि के भी प्रश्न हैं, इसमें समास के प्रश्न हैं, उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों दोस्तों देखो, हाँ यहाँ पर देखो विशेष रूप से यहाँ पर कार्यालय संबंधी जो प्रश्न है ना, ये सीधे तौर पर शब्दावली से संबंधित प्रश्न होते हैं कार्यालय संबंधी पत्र के। और यहाँ पर देखो कार्यालय का जो प्रारूप होता है वो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा जाता है। आप एक देखो यहाँ पर जो भी कार्यालय से संबंधित उसका जो संख्या है, विभाग संख्या है वो, फिर विभाग का नाम, फिर प्रेषक का नाम पता और फिर प्राप्त करने वाले का नाम पता और फिर यहाँ पर विषय और फिर यहाँ पर आपको जिस संदर्भ में दिया जा रहा है वो कलेवर और फिर आपको ये भवदीय आदि शब्दावली का इस्तेमाल करके आपको ये कलेवर तैयार करना होता है। तो यहाँ पर कई तरीके के ये प्रपत्र हो सकते हैं, परपत्र हो सकते हैं, परिपत्र हो सकता है, अधिसूचना हो सकता है, रिमाइंडर जिसे कहते हैं वो हो सकता है, पावती हो सकता है। पावती का मतलब हो गया रिमाइंडर एक तरीके से। और इस तरीके से बहुत सारे पत्र लिखे जा सकते हैं। आपको इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिखी हुई है। अब प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, प्रश्न देखिए, हाँ कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर क्या होता है। तो मैंने आपको दिखाया था आदेश की संख्या, कार्यालय के नाम से भी ऊपर होता है आदेश की संख्या। इससे पहले जो 70 नंबर वाला क्वेश्चन था, 70 नंबर वाला क्वेश्चन वो यहाँ पर आया नहीं है इस पीपीटी में। वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कार्यालय पत्र की नहीं है, जिसमें था भवदीय और महोदय और उसमें था महोदया, कुछ इस तरीके से श्रीमान, और एक था उसमें स्नेहा आकांक्षी। लेकिन ये जैसे स्नेहा आकांक्षी आदि जो शब्दावली है वो अनौपचारिक पत्र में होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स में होते हैं, जो हम रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनको लिखते हैं उनमें होता है। जबकि ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक पत्र है। यहाँ ये हमारा औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है, जिसमें हमें सीधी एक तो भाषा हमारी सरल होनी चाहिए और स्पष्ट शब्दावली होनी चाहिए और मौलिकता लिए होनी चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो बात हमारी खुद की है और ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। और ये इसमें कार्यालय संबंधी पत्र में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विशेष जो होता है वो थोड़ा संक्षिप्त होना चाहिए, सारी बात गोल मटोल करके नहीं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी हुई होनी चाहिए कि एतत् संदर्भ में ये बात है और इस संदर्भ में हमें इस तरीके की पुष्टि चाहिए। तो इस तरीके से कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा होता है आदेश की संख्या। प्रश्न है एकाधिक अधिकारियों, एकाधिक मतलब एक से अधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं। एक से अधिक अधिकारियों को एक साथ जब पत्र प्रेषित किया जाता है, प्रेषित मतलब भेजा जाता है, तो उस सरकारी पत्र को, उस गवर्नमेंट लेटर को, उस ऑफिशियल लेटर को क्या कहते हैं? परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा और अधिसूचना। देखो अधिसूचना तो जो होता है वो हमारे अधिकार संबंधी, व्यक्तिगत संबंधी होता है। निविदा का मतलब होता है टेंडर आदि पास करना
और विज्ञप्ति का मतलब हो गया कोई एडवर्टाइजमेंट। जबकि परिपत्र जो है वो एक हायर ऑफिस वाला लोअर ऑफिस में अपने नीचे अधीनस्थ ऑफिसों में भेजता है और एक से अधिक अधिकारियों के लिए भेजता है। तो इसका जो उत्तर है वो परिपत्र होगा और इसका सबसे ऊपर होता है आदेश की संख्या। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको 2-3 बार इस कंटेंट को देखेंगे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम रिपीट हुए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आप लगभग 90% तक पेपर को सॉल्व करने में सफल हो सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है। अब उत्तम पुरुष का मतलब क्या हो गया? उत्तम पुरुष का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई वी हाँ मैं हम हमारे लिए जो किया जाता है वो होता है। हाँ, अब उत्तम पुरुष का मतलब हो गया आई वी मैं हम सब। उसके लिए जो व्यक्तिगत रूप से जो पत्र को संबोधित सरकारी पत्र है वो क्या होएगा? तो वो ना तो परिपत्र हो सकता है क्योंकि परिपत्र तो जो होता है वो हेड ऑफिस वाले अपने अधीनस्थ ऑफिसों में भेजता है, वो होता है परिपत्र। कार्यालय आदेश नहीं हो सकता। अधिसूचना जो है वो अधिकार आदेश नियम आदि से संबंधित होती है। अर्ध सरकारी पत्र, इसका उत्तर होएगा अर्ध सरकारी पत्र जो व्यक्तिगत रूप से किसी तरीके से वो जो हमारा कोई काम अटका हुआ है उसको हम किसी ऑफिशियल ऑफिस में भेजते हैं तो वो अर्ध सरकारी पत्र हो गया। नियम आदेश अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट से प्रकाशित सूचना है। अभी देखो नियम आदेश अधिकार ये सब अधिसूचना का विषय है, ये सब अधिसूचना में प्रकाशित विषय है। ना तो ये कार्यालय आदेश है, ना ये कार्यालय ज्ञापन है, ना ये अनुस्मारक है, ये अधिसूचना है। परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? अब परिपत्र जो होता है वो एक ऑफिशियल लेटर के जैसा ही है और उसमें पृष्ठांकन होता है, मतलब पेज का अंकन किया होता है, विषय भी होता है, संबोधन भी होता है, लेकिन अधिकारी का पद नाम नहीं होता है क्योंकि ये जो परिपत्र है वो हायर ऑफिस वाले लोअर ऑफिस में भेजे जाते हैं और एक से अधिक लोगों को एक साथ भेजे जाते हैं। तो ये जो है आप अगर इस प्रारूप को देखिए, अब इस वाले फॉर्मेट को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखो संख्या है, फिर ऑफिस का नाम हो गया भारत सरकार सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ट्रेनिंग विभाग जिसे कहते हैं, प्रशासनिक ब्लॉक जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर प्रेषक का पता, भेजने वाले का पता और प्राप्त करने वाले का पता और कुछ शब्दावलियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए विषय दे दिया इन्होंने कि इस विषय से संबंधित है महोदय, और ऐसी जो शब्दावली है वो इस तरीके से इसमें इस्तेमाल की जाती है। एक फॉर्मेट भी हो गया इसका ये देखिए प्रारूप या कलेवर। इसमें सबसे पहले संख्या हो गया, फिर यहाँ पर अब देखिए जो फॉर्मल लेटर्स है औपचारिक है वो भारत सरकार राज्य सरकारों को भेज सकती है, राज्य सरकार राज्य सरकार को भेज सकती है, और कोई जिला स्तरीय पर राज्य स्तर पर भेजा जा सकता है, और कोई रिमाइंडर लेटर भी हो सकता है, कोई याद कराने वाला अनुस्मारक भी हो सकता है। अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर लेटर, मतलब इस एतद में हमने पहले आपको सूचना दी थी, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो रिमाइंडर लेटर भी होता है। फिर यहाँ पर पता, दिनांक जिस दिन भेजा जा रहा है, और फिर यहाँ पर उनको संबोधन, और फिर यहाँ पर विषय, और फिर यहाँ पर कलेवर, और यहाँ पर आपका पदनाम। इस प्रकार से ये आपका हो गया फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर को लिखते समय इसके मुख्य रूप से देखो
मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि का नाम हाशिए को छोड़कर लिखा जाता है और इसके पास दाईं तरफ पता, दिनांक आदि लिखते हैं। सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्र में अधिकारी का पद नाम निजी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रों के नाम से भेजा जाता है। अब देखो यहाँ पर और इसके क्या क्या नियम हैं ये देखिए। हाँ, विषय संक्षिप्त होना चाहिए, मूल आशय को लेकर उल्लेखित होना चाहिए और इसमें ये सब बात बताई गई है। पत्र का मुख्य भाग कलेवर अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर देखो और भवदीय और भवदीया लिंग के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए और भेजे जाने वाले के मुख्य भाग के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है और यहाँ पर ये नमूने के तौर पर आपको ये दिया गया है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं और आपको और भी हेल्पिंग बुक्स में ये नमूना पत्र मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम चलते हैं संधि के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि में इधर भी स्वर होएगा और इधर भी स्वर होएगा। देखिए अति प्लस उत्तम, ई और ऊ है अति उत्तम। निह प्लस जय ये नहीं है क्योंकि ये विसर्ग है। उत प्लस लास ये व्यंजन संधि है। सम प्लस गम ये भी व्यंजन संधि है। तो इसका सही उत्तर है अति उत्तम, अति प्लस उत्तम। स्वरों का स्वरों से मेल होने पर स्वर संधि होता है। यहाँ पर ई और ऊ है, ई को य हो गया परे असमान स्वर रहने पर और शब्द बना अत्युत्तम। महोत्सव में क्या क्या टुकड़ा है? अभी हम देखेंगे महोत्सव शब्द है जो महा प्लस उत्सव से बना है। अब संधि विच्छेद करते समय हमें देखना चाहिए कि ये वाला भी शब्द शुद्ध होना चाहिए और ये वाला भी पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। महा प्लस उत्सव तो आ और ऊ मिलके ओ बना है गुण संधि में। आ और ऊ मिलके बना है गुण संधि ओ। ना तो अ और ऊ हो रहा है, बड़ा ऊ नहीं है। उत्सव में छोटा ऊ होता है। अ और ऊ नहीं है, महा होता है। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव नहीं होता। महा शब्द नहीं है, महा प्लस उत्सव महान है जो उत्सव महोत्सव। तो इस प्रकार से शब्द पूरा होना चाहिए। आ और ऊ मिलके ओ बन रहा है। वैसे अ ऊ मिलके भी ओ ही बनता है, अ ऊ मिलके भी ओ बनता है, आ ऊ मिलके भी ओ बन रहा है। यहाँ पर आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि आपको शब्दों को तोड़ने का ज्ञान कैसा है। आप दोनों शब्दों को सही लिख रहे हैं क्या? आ और ऊ मिलकर ओ बन रहा है, ये सही है। बनते तो इन सब प्रक्रियाओं में ओ है, ये कंडीशन सारी सही है। लेकिन यहाँ पर जो दो शब्द तोड़ने पर बन रहे हैं महा प्लस उत्सव, आ और ऊ मिलके ओ बन रहा है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अब देखिए गायक का विच्छेद है। गायक का विच्छेद गे प्लस अक होता है, गे प्लस अक। अब देखो मैंने आपको वृद्धि संधि का उदाहरण है, सॉरी अयादि संधि का उदाहरण है कि ए को आय हो जाता है और शब्द बना यहाँ पर गायक और पीछे इधर कोई भी असमान स्वर होने पर तो ये शब्द बना गायक। आगे चलते हैं। यहाँ पर रवि प्लस इंद्र में संधि है रविंद्र। अब देखो ई और ई दोनों ई और ई मिलके बड़ी ई बनेगा। चाहे ऋस्व दीर्घ कोई भी हो, दोनों की जगह बड़ी ई हो जाता है दीर्घ संधि में और शब्द बनेगा रविंद्र। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? पर प्लस उपकार परोपकार, ये तो अपने स्वर संधि हो गई। इत्यादि में स्वर यण संधि हो गई, ये भी स्वर यण संधि हो गई। सत प्लस जन, सज्जन, यहाँ पर व्यंजन को परिवर्तन हो रहा है इसलिए सज्जन में व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार मैं आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए आपको पॉइंट टू पॉइंट हर बात समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर कौन सी संधि संपन्न हुई है। विद्यार्थी, अब विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या, दोनों मूल शब्द होने चाहिए। विद्या प्लस अर्थी। अर्थी का मतलब होता है प्रार्थी, अर्थी का मतलब होता है प्रार्थी मतलब योग्य, मतलब प्राप्त करने के योग्य कोई अभ्यर्थी जिसे हम कहते हैं।
है ना। अर्थी का मतलब होता है, अर्थी यहाँ पर मृत्यु से संबंधित कोई टूल का यहाँ पर वर्णन नहीं है। अर्थी का मतलब होता है प्रार्थी, योग्य, मतलब विद्या को ग्रहण करने योग्य। विद्या प्लस अर्थी, जो विद्या को प्राप्त करता है, तो शब्द बना विद्यार्थी। तो यहाँ पर संधि विच्छेद होएगा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, ना कि विद्या प्लस आर्थी। आर्थी कोई शब्द नहीं है। विद्या प्लस अर्थी, अर्थी का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। विद्या को प्राप्त करने योग्य जो होएगा वो कहलाएगा विद्यार्थी। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे हम यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये तो स्वर संधि हो गई। निह प्लस फल, निष्फल, निह प्लस धन, निर्धन, दुह प्लस गंध, दुर्गंध। यहाँ पर ये सारे तीनों विसर्ग के उदाहरण हैं, जबकि ये जो है वो क्या है, यण संधि का उदाहरण है। तो ये प्रश्न पूछा गया है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसमें ये उत्तर यद्यपि सही होगा। दो या दो से अधिक पदों का योग है। दो या दो से अधिक पदों, पद का मतलब हो गया यहाँ पर शब्द, और दो या दो से अधिक पद शब्द मिलकर क्या बनता है यहाँ पर, समास। समास का कार्य होता है दो या दो से अधिक पदों के योग से। अब यहाँ पर देखो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से समास का भेद नहीं है। बहुब्रीहि समास होता है, तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है, लेकिन कृदंत नाम का कोई समास नहीं होता। कृदंत प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया के पीछे लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय होते हैं वो धातु के पीछे कृदंत प्रत्यय धातु के पीछे लगते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब जहाँ पर योजक चिन्ह आता है, जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए और जिसको तोड़ने पर बीच में और आ जाए, वहाँ पर 100% तक आपको ये द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट होना। तो लोटा और डोरी, लोटा और डोरी, बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। भर पेट में अव्ययी भाव समास है। चिड़ी मार में तत्पुरुष समास है। मुंह को तोड़ कर जवाब देना, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। विधानसभा का समास विग्रह क्या होगा, तो विधान के लिए सभा, विधानसभा मीन्स विधान का मतलब क्या हो गया, नियम बनाने के लिए जो सभा, कानून पारित करने के लिए जो सभा होती है वो होती है विधानसभा। ये इसका संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है, मुंह मांगा, मुंह से जो मांगा, अर्पण मोला, सेनापति, नील गाय। ये देखिए नील गाय जो है इसमें विशेषण विशेष्य भाव है। नीली है जो गाय, है ना। विशेषण विशेष्य भाव का जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे किस में जाते हैं, कर्मधारय समास में। विशेषण विशेष्य भाव किस में जाते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। तो ये नहीं है, बाकी सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ये पूछ रहे हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, नील गाय नहीं है। दाल भात का समास विग्रह क्या होगा, दाल और भात। अब देखिए दाल में बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और द्वंद्व समास का उदाहरण का जो समस्त पद में तो योजक चिन्ह आ जाएगा, और विग्रह पद में और योजक यहाँ पर शब्द लग जाएंगे, दाल और भात। यहाँ पर देखेंगे अब पो में मूल शब्द और प्रत्यय है। पवन में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, पो प्लस अन। पो प्लस अन, पवन बना। पो का मतलब होता है वायु, उसको वहन करने वाली पवन, है ना। पो का मतलब पवित्र भी होता है, या फिर शुद्ध हवा के लिए भी पवन शब्द आता है। पो का मतलब पवित्र। पवित्र शब्द के अंदर ऐसे अन धातु लगकर, अन प्रत्यय लगकर शब्द बना है पवन। ओ को हो जाता है अव, किसके अनुसार, अयादि संधि में। अयादि संधि के अनुसार ओ को अव, औ को आव, ए को अय, ऐ को आय हो जाता है परे कोई भी स्वर रहने पर। यहाँ पर ओ को अव हो गया, शब्द बना पवन, पवन। जलज का एक अर्थ यह भी है, जलज का मतलब जल में उत्पन्न होने वाला। अब जल में उत्पन्न होने वाले शंख है, जलज का एक अर्थ ये भी हो सकता है। ये अनेकार्थिक शब्द से लिया गया है। मित्र नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा, कनक नहीं होगा, शंख होएगा।
हरी शब्द का अर्थ नहीं है। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में मैंने एक शब्द क्वेश्चन बताया था, इसमें से किसको आगे बढ़ाने वाला है। तो हरि का मतलब विष्णु होता है, हरि का मतलब सर्प भी है, हरि का मतलब सूर्य भी है, लेकिन हरि का मतलब दूध नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको अनेकार्थिक शब्द का जो कंटेंट पीडीएफ यहाँ पर लगाई गई है उसको आप ज़रूर देखिए, और संधि समास के भी मेरे छोटे छोटे वीडियोस में आपको बहुत बेनिफिशियल होएगा। विलोम शब्द कौन सा युग्म विलोम शब्द नहीं है। आयात निर्यात सही है, आकाश पाताल सही है, अमृत विष सही है, लेकिन गृहस्थ और कृपण ये नहीं होगा, ये इसका उत्तर होएगा। गृहस्थ का मतलब गृहस्थ में रहने वाला, और कृपण का मतलब होता है कंजूस। गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी। दुर्बल का विलोम शब्द है सुलभ, सुलभ होएगा। दुर्लभ का मतलब जो कठिनता से लभ है, कठिनता से मिलता है, और सुलभ मतलब जो इजी वे में मिल गया है। और सरल नहीं होगा, सुगम नहीं होगा, और सामान्य नहीं होगा। इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। अल्प विराम का मतलब होता है कॉमा, तो ये इसका अल्प विराम का चिन्ह है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बहुत ही इजी कंटेंट है अगर आप बहुत इसे ध्यान से सुनते हैं तो। हाँ, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह क्या होगा। आना जाना में योजक चिन्ह लगेगा, और योजक चिन्ह का मतलब हो गया हाइफन साइन। और यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह में एक से अधिक अक्षरों का पदबंधों का प्रयोग करने के लिए, अब एक से अधिक पदबंधों का प्रयोग करने के लिए हम वाक्य में उद्धरण चिन्ह नहीं लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह तो किसी को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए लगाया जाता है, ऐसे जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस तरीके से विशेष रूप से संदर्भित करने के लिए। लेकिन अधिक से अधिक पदबंधों को अलग करने के लिए विस्मयादिबोधक साइन भी नहीं होएगा। अल्प विराम, यस अल्प विराम ही इसका सही उत्तर है। ये नहीं है, ये नहीं है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट एंड की ओर आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के बहुत सारे प्रश्न आपको बच्चों समझाए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैंने इसको व्याख्या सही समझाया है। आगे भी कंटेंट में मैं आपके लिए हमेशा एक एक पेपर को सॉल्व करूँगी, और जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।